Good morning. Uh, in my final eighth paper, the basic of the local self government in India, ये वो पेपर है जिसमें आपको सामान्यतया उस प्रशासन की जानकारी दी जा रही है जो सामान्य प्रशासन आप अपने आसपास देखते हैं। आसपास के सामान्य प्रशासन को स्टडी करने के बाद में आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि सेंटर का जो सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है, क्योंकि हम डिसेंट्रलाइजेशन के कंट्री में हैं। द मेन थिंग इज़ दैट कि हमारे यहाँ पर पावर का सेंट्रलाइजेशन ना होकर के डिसेंट्रलाइजेशन है। पावर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बांटी गई है या उसको स्प्रेड किया गया है या कोशिश की गई है कि ऊपर जो सबसे सुपर पावर है वो नीचे की तरफ स्प्रेड होकर के उस आम आदमी के पास में जाए जो बेसिकली नॉर्मल एक इंडियन है। नॉर्मल इंडियन मीन्स जो छोटी छोटी समस्याओं को देखता है या फेस करने की कोशिश करता है या फेस करता है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वार्ड समितियों का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले वाला पार्ट हम लोग रिकॉर्ड करके पढ़ चुके हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि किसी भी पार्ट को मैं मिस ना करके कंटिन्यूशन में हम चलते रहें। आने वाले मंथ में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी क्लासेस शायद कंटिन्यू कर दी जाए, बट जो आपका कोरोना है वो उसका डेल्टा प्लस महाराष्ट्र में रन हो चुका है और वहाँ पर डेथ भी शुरू हो गई है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि नेक्स्ट मंथ भी पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो स्टिल ट्राई टू टीच एंड स्टिल वी आर ट्राइंग टू टॉक यू। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका सिलेबस हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कर पाएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस दे पाएँ। वार्ड समितियों का जो कार्यकाल है वो पूरे देश में लगभग उनकी प्रथम मीटिंग की तिथि से रखा गया है। यदि वे निर्धारित समय से पूर्व भंग नहीं होती हैं तो, और 5 साल यदि वो पूरे कर लेती हैं तो इससे ज़्यादा उनका कार्यकाल नहीं हो सकता। यहाँ शब्द है उनकी प्रथम मीटिंग से, मतलब उनका जो स्टार्टिंग ऑफ द टोटल टाइमिंग्स है। अगर वो पहली मीटिंग जब भी रखते हैं उसी दिन से उनका टोटल जो कार्यकाल है 5 साल का वो शुरुआती होता है या शुरुआत कर दिया जाता है या स्टार्ट हो जाता है। वार्ड समितियों की जो अनर्हता है, अनर्हता मतलब योग्यता जो है, उसमें सबसे बड़ी योग्यता ये रखी गई है कि उस व्यक्ति जो वार्ड समिति का मेंबर बनना चाहता है या इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, पार्टिसिपेट इन द सेंस एज अ मेंबर, मतलब वो यदि किसी पद के लिए खड़ा होना चाहता है तो उस व्यक्ति की आयु लगभग नहीं बल्कि एग्जैक्ट 21 वर्ष का होना उसका आवश्यक है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी अधिनियम के अधीन उसको अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए। यदि वो राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी भी अधिनियम के अंतर्गत अयोग्य यदि है तो ऐसा व्यक्ति वार्ड समिति के मेंबरशिप के लिए या वार्ड समिति के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। योग्यता संबंधी यदि कोई विवाद होता है तो उसका निस्तारण जो है वो राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। मतलब राज्य विधानमंडल के पास ये पावर है कि वो किसी भी सदस्य की योग्यता को क्रॉस चेक कर सकती है और यदि कोई समस्या आती है और उसका निस्तारण यदि वो कर पाए तो राज्य विधानमंडल उसका निस्तारण भी कर सकता है। नगर निकायों की शक्तियों और उनके दायित्व को लेकर के संविधान की 12वीं अनुसूची जो है वो बताती है उन कार्यों को जो वार्ड समिति को करने हैं, और इन कार्यों के अंतर्गत नगर नियोजन से लेकर के बूचड़ खानों का विनियमन तक शामिल किया गया है। ये जो लिस्टिंग है 12वीं अनुसूची में, उसमें उनके लगभग 18 काम दिए गए हैं, जिसमें नगर आयोजना करना, भूमि का विनियमन करना, भवनों का निर्माण करना, उनका उपयोग डिसाइड करना, किसी भी आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए किसी भी प्रकार की योजना को स्टार्ट किया जाना, सड़क व पुल का निर्माण की व्यवस्था जो है वो भी आपका वार्ड समिति करेगी।
घरेलू उद्योगों व व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय की व्यवस्था भी वार्ड समिति के द्वारा ही की जाएगी। लोक स्वास्थ्य व सफाई के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो वो वार्ड समिति को बताया गया है। सभी प्रकार की अग्निशमन सेवाएं जिसमें कहीं पर भी यदि आग लग जाती है तो उसका डिस्पोजल करना, और यदि कहीं पर किसी भी कचरे को जलाने की व्यवस्था करनी है तो उसका जो एक्टिवेशन है वो भी वार्ड समिति ही करेगी। नगरीय वानिकी और पर्यावरण के संरक्षण का कार्य भी वार्ड समिति के द्वारा किया जाएगा। कमज़ोर वर्गों के हितों का संरक्षण, जिसमें मानसिक रूप से यदि कोई कमज़ोर है या विकलांग है तो उसके लाइफ के लिए जो बेसिक नीड्स है उसकी व्यवस्था का कार्य भी वार्ड समिति ही करेगी। गंदी बस्तियों का विकास और उनका उत्थान, निर्धनता का निवारण, बाग, उद्यान, खेल के मैदान आदि की सुविधाएं जुटाने का काम भी वार्ड समिति का ही बतलाया गया है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए दाहगृहों, विद्युत दाहगृहों आदि का निर्माण, कांजी घर व पशुओं के प्रति निर्दयता का निवारण, जन्म व मृत्यु का रजिस्ट्रेशन, सड़कों का विद्युतीकरण, वाहन खड़े करने के स्थान, पार्किंग की व्यवस्था, बस का स्टॉप आदि जो कार्य हैं उनका निर्माण और उनकी सफाई का जो कार्य है वो भी बेसिकली वार्ड समिति के द्वारा किया जाएगा। बूचड़खानों का विनियमन भी आपकी वार्ड समिति ही करेगी। संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से नगर निकायों को कोष के निर्धारण व उससे होने वाली आय के लिए विनियमन करने का भी दायित्व मंडलों को सौंपा गया है। राज्य विधानमंडल अधिनियम बना करके नगर निकाय द्वारा आरोपित किए जाने वाले करों तथा राज्य की संचित निधि से नगर निकायों को दिए जाने वाले अनुदान का प्रावधान कर सकते हैं। संविधान संशोधन अधिनियम 74 में ये भी प्रावधान किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत इन पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त आयोग देश के नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा भी कर सकेगा। राज्य के राज्यपाल संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नगर निकाय का यह दायित्व उसी आयोग को सौंप सकेंगे जो पंचायती राज संस्थाओं के लिए गठित किया गया है। यह जो आयोग है वो बेसिकली इस चीज़ को देखेगा कि राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों, ड्यूटी, टोल टैक्स एवं फीस आदि से हुई आय का राज्य सरकार एवं नगर निकायों के मध्य वितरण सही होना हो। नगर निकायों द्वारा आरोपित किए जाने वाले सभी करों, ड्यूटी, टोल टैक्स और फीस, इसके साथ ही राज्य की संचित निधि से निकायों को दिए जाने वाले अनुदान और राज्य के नगर निकायों के सुदृढ़ वित्तीय हित में उसे राज्यपाल द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों के संदर्भ में भी वित्त आयोग दायित्वों का निर्वाह कर सकेगा। वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को राज्य सरकार के स्पष्टीकरण सहित राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो राज्य विधानमंडलों को इस बात के लिए भी अधिकृत करता है कि वे अधिनियम बना करके नगर निकायों द्वारा आय व्यय के रखे जाने वाले लेखा व उनके अंकेक्षण के लिए प्रावधान कर पाएँ। नगर निकायों के चुनावों से संबंधित प्रावधान में ये व्यवस्था भी की गई है कि राज्य के समस्त नगर निकायों के लिए मतदाता सूचियों की तैयारी, चुनावों के आयोजन से संबंधित कार्यों का अधीक्षण, उनका निर्देशन एवं नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत गठित निर्वाचन आयोग में निहित होगा। इसका मतलब जब इलेक्शंस किए जाएंगे या इलेक्शंस होंगे तो उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, किस तरह से नामावली बनाई जाएगी, किस तरह से मतदाता सूची का निर्माण होगा, चुनावों का आयोजन किस स्थिति से किया जाएगा, उसका ऑब्जर्वेशन कौन करेगा, उनको डायरेक्शंस कौन देगा, ये जो सारे कार्य हैं वो तो 243 के अंतर्गत गठित निर्वाचन आयोग करेगा। इसी अधिनियम में ये भी व्यवस्था की गई है कि जिले में कार्यशील पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकायों द्वारा तैयार योजनाओं को समेकित रूप देने के लिए प्रत्येक जिले में एक जिला नियोजन समिति का गठन भी किया जाएगा और वो ये सारे कार्य करने में सक्षम होगी। राज्य विधानमंडलों को यह भी अधिकार दिया गया है कि जिला नियोजन समितियों के गठन उनके सदस्यों के चुने जाने के लिए आवश्यक प्रावधान कर सकेंगे। प्रत्येक महानगर के लिए भी महानगरीय नियोजन समिति के गठन का प्रावधान भी किया गया है और वो इसी संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया।
इस संदर्भ में ये भी कहा गया कि राज्य के विधानमंडल अधिनियम बनाकर इस प्रकार गठित किए जाने वाली महानगरीय नियोजन समिति के बारे में आवश्यक प्रावधान कर सकेंगे। यह महानगरीय नियोजन समिति नगर के नगरीय विकास का प्रारूप बना सकती है और उस प्रारूप को एक्टिवेट भी कर सकती है। महानगर जो है वह एक बड़ा क्षेत्र होता है। महानगर का क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसकी जनसंख्या 10 लाख या इससे अधिक हो और जो क्षेत्र एक से अधिक जिलों में पड़ता हो, जिसमें 2 या 2 से अधिक नगर पालिकाएँ या पंचायतें या अन्य संबद्ध क्षेत्र हो। राज्य विधानमंडल इन समितियों की संरचना, सदस्यों के चुनाव की पद्धति, इनमें केंद्र या राज्य सरकार व अन्य संगठनों के प्रतिनिधित्व, इनके अध्यक्ष की चुनाव पद्धति एवं नियोजन व समन्वय से संबंधित प्रावधान भी किया जा सकता है। संविधान संशोधन 74 जो हुआ उसमें ये भी कहा गया है कि इसी अधिनियम में भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 में उल्लेखित अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों पर ये नियम लागू नहीं होंगे। अधिनियम के कारण पश्चिमी बंगाल की दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल की कार्य शक्तियाँ भी प्रभावित नहीं होंगी। राज्य में गठित किए जाने वाले वित्त आयोग के प्रावधानों के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 280 को भी संशोधित किया गया है। इसी प्रकार नगर निकायों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की जो सूची संविधान में जोड़ी गई है उसे भी 12वीं अनुसूची के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान दे दिया गया है। इस तरह से हम पाते हैं कि जो नगर निकाय के चुनाव है या नगर निकायों के जो संगठन है उसमें पर्याप्त जो विषमताएं थी उनको दूर करने की कोशिश की गई। इन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता नहीं थी और इनके जो चुनाव थे वो भी नियमित नहीं हो पाते थे। साथ ही चूँकि इकोनॉमिक पावर इनके पास में नहीं थी तो इनकी जो आर्थिक दशा थी वो बहुत डाउनफॉल में थी। इनके पास जो शक्तियाँ होनी चाहिए उनके अभाव में अनुसूचित जाति व जनजाति व महिलाओं को अपर्याप्त प्रतिनिधित्व इत्यादि स्थितियों से मुक्त कराने के लिए 74 अमेंडमेंट किया गया और ये एक सटीक अमेंडमेंट था। हम जब इसको स्टडी करते हैं तो ये पाते हैं कि इन परिवर्तनों के समावेश के पश्चात देश के नगरीय निकाय अधिक सुदृढ़ हो गए थे और उनको एक आधार मिल गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग यदि हैं, इफ़ वी आर इन अ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट, सो वी आर हैविंग द पावर टू use our economy, we have the power to use our rights and we have power to constitute our constituency। अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन का तीसरा सोपान जो संवैधानिक मान्यता है उसके मिलने के बाद अधिक सक्रिय भी हो गया है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में ये जो है स्थानीय जनमानस को शामिल करने के ऊपर अपना कंसंट्रेशन करता है और स्थानीय जनमानस जो है वो इस चुनाव में शामिल होता है। Thank you.